हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारी चर्चा होगी, हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी तक हमने जो सबसे पहला जो आर्टिकल था उस पर चर्चा की थी, मतलब सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार था उसके बारे में जान लिया था। आज हम लोग अपने दूसरे मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार जिसे बोलते हैं क्या, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू क्या, राइट टू फ्रीडम, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति किस तरीके से अपने मौलिक अधिकारों का परिरक्षण, भाई किसी को मौलिक अधिकार दे दिए गए, उसके पास स्वतंत्रता ही नहीं है, तो क्या मतलब रहा उन मौलिक अधिकारों का? फिर तो अंग्रेजी शासन हो जाएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना इस अधिकार के सारे मौलिक अधिकार बेकार हैं, व्यर्थ हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट इनके बारे में चर्चा करें कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, हम लोग ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे ज़्यादा किसी की अगर मांग कर रहे थे तो वो था स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, हम सेना में ऊंचे पदों पर नहीं जा सकते थे, हम फालतू में अपने भाषा में न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते थे, प्रेस एक्ट ऐसे आए थे, हम कहीं भी घूम नहीं सकते थे, अंग्रेज़ों की परमिशन लेनी पड़ती थी प्रिंसली स्टेट्स में। तो इस तरीके की जो स्वतंत्रताएँ थी उनसे हम वंचित थे, जिसकी वजह से पूरा विरोध हुआ। संविधान को बनाने वाले लोग ये अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर हमने स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया, लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी, तो क्या करना चाहिए, तो लोग क्या कर देंगे, जैसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया वैसे ही हमारे खिलाफ भी विद्रोह कर देंगे, और हमको जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका और हमको भी उखाड़ फेंकेंगे। इसी क्रम में क्या लाया गया, तो स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों को का परिचय किया गया। उसी में एक बहुत ही पावरफुल अधिकार डाल दिया जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक जाता है। कहाँ से? 19 से लेके 22 तक। 3 में देखो क्या चर्चा की गई है। आर्टिकल 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आज़ादी। अभिव्यक्ति मतलब पर्सनैलिटी, आप अपने अंदर की, आप कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, उस बोलने का कोई मतलब होना चाहिए। नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, आएगी पुलिस ठोंक के चली जाएगी, बात खत्म। ये बोलने की आज़ादी नहीं है और ये आज़ादी होनी भी नहीं चाहिए। आप भारत संघ में रहते हैं तो भारत की बात कीजिए। देखो अभी एक कर्नाटक में विवाद हुआ, क्या हुआ कि वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अरे क्या मतलब है यार, अगर पाकिस्तान इतना प्यारा है तो जाओ पाकिस्तान में रहो, जाके समझ में आ जाएगा। 2 महीने पाकिस्तान घूम के आओ, 2 महीने में तुमको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान से 1 लाख बल्कि करोड़ों गुना ज़्यादा बेटर है इंडिया। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को दिक्कत है, जिनको भी भाई दिक्कत है वो जा सकते हैं पाकिस्तान, वीज़ा लो, जाओ पाकिस्तान रहो, जाके ज़िंदगी भर यहाँ से कूड़ा करकट खत्म हो, आगे बढ़ो। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आज़ादी। आर्टिकल 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनडीए में इसके लिए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसका जो नंबर फर्स्ट है, आर्टिकल नंबर 1, किसका? 19 का 1। 19 का 1 कहता है विचारों की अभिव्यक्ति। आप कहीं भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, आप कहीं भी अपने भारत भर में विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। सभा कुछ लोग खड़े हैं, उनके सामने आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, सरकार के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई हमारे मन में ये विचार आया है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो विचारों की स्वतंत्रता मतलब आप कुछ भी विचार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन। आप अगर चाहें तो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रोटेस्ट में हिंसा होगी तो आप ज़्यादा देर आपको सरकार नहीं रहने देगी, बुलाएगी सीआरपीएफ को। अगर पुलिस से काम बनेगा तो पुलिस को, ना तो बुलाएगी सीआरपीएफ, मारेगा, भगा देगा तुमको और तुम्हारा काम खत्म। क्यों? क्योंकि ये संविधान में बात कही गई है शांतिपूर्ण सम्मेलन। इसमें अस्त्र शस्त्र नहीं ले जा सकते, इसमें आप लड़ाई भिड़ाई नहीं कर सकते। लड़ाई भिड़ाई की पुलिस आएगी, मारेगी, खत्म करके भगा देगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सरकार का विरोध करना भी, ऐसे अभी पहलवान विरोध कर रहे हैं या शाहीन बाग में विरोध हुआ था, तो जैसे ही इसमें हिंसा हो जाएगी वैसे ही ये विद्रोह खत्म कर दिया जाएगा। खत्म कर क्या दिया जाएगा? सरकार की मजबूरी हो जाएगी खत्म करना। क्यों? क्योंकि जब इसमें हिंसा होगी तो ये दूसरे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, और मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप फाइनल कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सरकार कहेगी भाई इन्होंने मौलिक अधिकार का हनन किया, इस वजह से हमने इनको उठा के यहाँ से फेंक दिया। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, महात्मा गांधी का नाम सुना है, सबने सुना होगा, गांधी जी। तो महात्मा गांधी हमेशा अहिंसक क्यों थे? उसका रीज़न यही था, महात्मा गांधी जानते थे कि तुम अगर हिंसा करोगे तो अंग्रेज सरकार तुम पे इतने ज़्यादा उन्होंने कानून बना के रखे हैं, किसी ना किसी कानून के तहत तुमको डालेगी जेल में और तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे और फांसी दे देगी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का सहारा लिया, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर हिंसा करोगे तो तुम्हारा आंदोलन 2-4 दिन तो बहुत तेज चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और ऐसा क्रांतिकारियों के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि देखो भाई, भगत सिंह अचानक से फेमस हुए, फांसी हो गई,
दुनिया भारत 2-4 साल में उनको भूल गया। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी की 1923 से 1931 तक का टाइम उनका जो 7 साल का था, 7-8 साल का था, बहुत ज़्यादा एकदम फेमस रहे, दुनिया भर ने उनका नाम जान लिया। उसके बाद जैसे ही अंग्रेज़ों से वो उनकी मुठभेड़ में वो शहीद हो गए, वैसे ही भूल गए। तो इस तरीके से जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनमें हिंसा थी, और हिंसक आंदोलन ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है। हिंसक आंदोलन दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लोग उसमें जुड़ते हैं, लोग मरते हैं, तो वो आंदोलन खराब हो जाता है। इस वजह से गांधी जी हमेशा कहते थे कि जो भी करना अहिंसा करो, हिंसा मत करो। हिंसा करोगे तो ब्रिटिश सरकार आएगी और पुलिस तुमको उठा के ले जाएगी, तुमको खत्म कर देगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो गांधी की आइडियोलॉजी जो थी वो यहाँ पे सही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आर्टिकल नंबर 19(2) मतलब 19(2) कहता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन, आप कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं, उसमें अस्त्र शस्त्र ले जाने की परमिशन नहीं है। पहले क्या होता था, शादी विवाह जो होते थे, शादी समारोह होते थे, उनमें लोग बंदूक चलाते थे, फायर करते थे, हर्ष फायर, तो ये बात उसमें तब सम्मिलित नहीं थी। लेकिन आगे सरकार को पता चला कि भाई ये भी तो क्या है, एक सम्मेलन ही तो है, सारे लोग मिल रहे हैं, लेकिन उसमें ये अस्त्र शस्त्र लेके जा रहे हैं। तो सरकार ने डायरेक्ट पुलिस को दे दिया पावर कि भाई अगर कोई लेके पहुंचे तो आप उससे अस्त्र शस्त्र क्या कर लें, गिरफ्तार कर लें, मतलब उसके अस्त्र शस्त्र जो हैं वो उनको जमा कर लें, उसको नहीं गिरफ्तार कर लें। अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया तो थोड़ी गिरफ्तार कर सकते, उसके अस्त्र शस्त्रों को, यानी कि उसके जो बंदूक है, तोप अगर लेके पहुंचा है तो तोप को भी, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं एकदम लेके कट्टा एकदम पहुंचे, फायर कर रहे, पीछे से पुलिस वाले आए, है काहे कहाँ, तो पुलिस वाले उठाएंगे, चलो 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 भीतर चलो, भीतर फायर करना, देखेंगे तुम कितने बड़े फायर बाजी वाले हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन में आपको अस्त्र शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होती है। हाँ, अब कुछ लोगों के मन में बात आई कि भाई अस्त्र शस्त्र ना ले जाएं तो डंडा लेके चले जाएं, झाड़ू लेके चले जाएं। झाड़ू कौन सा अस्त्र है? तो भाई तुम लोगों के लिए तो झाड़ू ही अस्त्र है, तुम उठाया सट मार दिया, मम्मी मारती हैं वैसे ही। बात समझ में आई। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या करता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन। बिल्कुल शांति से आप सारे लोगों को बुलाइए, मिलिए जुलिए, बैठिए, रोड पे बातें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं आना चाहिए। जैसे ही अस्त्र शस्त्र आएगा काम खत्म तुम्हारा, हट, पुलिस आएगी, गया है कहाँ सम्मेलन, तो वो तुम बोलोगे, कुछ ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, अरे हमारे पास तो आज़ादी है किसकी, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की। वो कहेगा अच्छा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी है, अस्त्र शस्त्र रखने की आज़ादी थोड़ी होते टाइम। एक काम करो, चलो चलो बैठो, चल के आओ, तुमको बताएंगे 6 महीने की तुमको जन्नत की सैर कराएं। आगे बढ़ें, आगे आएगी आर्टिकल नंबर 19(3). 19(3) कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप जब भी चाहें कोई भी पार्टी बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं उसको, लेकिन आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ों में इसमें स्वतंत्रता है, जैसे 10-15 लोगों का संगठन है तो उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक संगठन बनाने की स्वतंत्रता है अगर वो चाहे तो। लेकिन फिर वही बात कि वो संगठन क्या नहीं होना चाहिए, वो संगठन किसी विदेशी मामले में ना हस्तक्षेप करे या किसी आतंकवादी गतिविधि से शामिल ना हो। जैसे ही आतंकवादी गतिविधि शामिल होगा आपका संगठन खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत में ऐसे कई लोग हैं जो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। ठीक, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19(3) कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19(4) कहता है कि सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता। भारत भर में जहां मन हो उठाओ, एकदम बाइक घूमे आओ। लोग जाते हैं लद्दाख, कहाँ से, केरल से लद्दाख, यहाँ यूपी से लद्दाख, या दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट, तो भारत भर में घूमने की स्वतंत्रता है। अगर कोई आदमी कहे कि नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते, अगर ये खालिस्तान की जो मांग कर रहे हैं, देखो पंजाब की क्या कारण है, पंजाब में 90% आदमी भारतीय है, वो भारत का सपोर्ट करता है, बल्कि 99% आदमी भारत का सपोर्ट करता है। 1% ये जो बाहर से आए हैं ना, इनके ये विदेशी कॉन्टैक्ट, और इनके कॉन्टैक्ट नहीं है, इनको राजनीति चमकानी है, तो वो राजनीति के चक्कर में हाँ हाँ खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। अरे भाई आर्टिकल पढ़ो, आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा, और यूनियन कभी नहीं टूट सकता। वो समय दूसरा था जब इंडिया टूट गया, 1947 का था, तब भारत के पास संविधान नहीं था, अब तुम नहीं टूट सकते। कश्मीर देखो उछल रहा था, हम टूट जाएंगे, हम टूट जाएंगे, टूट गए, कितने टूट गए। बाद में क्या हुआ, आर्टिकल 370 भी हट गया। ठीक, ज़्यादा हीरो बन रहे थे तो वो भी चला गया, जो था तुम्हारे पास स्पेशल एक्ट, कि भाई हम क्या हैं, स्पेशल हैं, हम अलग राज्य हैं, आओ अलग राज्य हैं। तुम अलग देश बनने की कोशिश कर रहे थे, सरकार ने कहा है हटो हटो हटो, स्पेशल हटो, हट साइड में हट जाओ। तो ऐसे ही खालिस्तान वाले जो 1% लोग हैं, और वो भी इंडिया में नहीं रहे हैं, उनके पास नागरिकता भी इंडिया की नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो बाहर से आते हैं पढ़ लिख के, वो पढ़ने नहीं जाते, वो बाहर दूसरे ये जो पाकिस्तानी हैं, ये जो और दूसरे देशों के ये संगठन चल रहे हैं, वो उनको भड़काते हैं, क्योंकि भाई इंडिया में बवाल रहेगा तो दूसरे देश हथियार खरीद बेचेंगे इंडिया को, बिल्कुल इंडिया को खरीदना पड़ेगा, और भारत में धार्मिक उन्माद फैलेगा तो दूसरे देशों को फ़ायदा है। लेकिन ये गधे जो हैं कुछ 2-4, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको लगेगा हमें खालिस्तान चाहिए। अरे भाई इंडिया में क्या दिक्कत है तुमको, और खालिस्तान
अगर चाहिए ही है खालिस्तान तो जाओ भाई पाकिस्तान का सिंध प्रांत पूरा लूट लो, बिल्कुल खुली छूट है, पाकिस्तान लूट लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भाई जो रियल पंजाब है, पंजाब का हिस्सा भारत में बचा ही कितना है, 50% से भी कम है। जबकि जो रियल पंजाब, जो सिंध वाला प्रांत है, वो पाकिस्तान के पास है। वहाँ पे होना चाहिए क्या, वहाँ पे पूरी चर्चा होनी चाहिए, वहाँ पे आपका जो है खालिस्तान होना चाहिए। तो भाई पंजाब को लूट लो, कौन वाले, पाकिस्तान वाले पंजाब को लूट लो, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खालिस्तान क्या, एक अलग राष्ट्र, और हम मान्यता भी दे देंगे कि भाई पाकिस्तान पहले था कभी, अब यहाँ पे खालिस्तान है, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तानियों को मारो भगाओ, कहीं भी भेजाओ, हमें क्या मतलब। ठीक, आगे बढ़े तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(3) क्या कहता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) कहता है स्वतंत्र घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत भर में भ्रमण कर सकते हैं, निर्बाध भ्रमण, कहीं भी, कोई भी तुमसे टिकट तो मांगेगा, टिकट नहीं मांगेगा तो कैसे काम बनेगा, मतलब कहीं भी तुमसे कोई घूमने का पास नहीं मांग सकता कि भाई हम कहाँ गए, चेन्नई गए, तो अगर कोई गए, अच्छा चेन्नई शहर में एंट्री करने का पास दिखाओ, तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता है हमारे पास। लेकिन ऐसा नहीं करना कि भाई अम्यूजमेंट पार्क है कोई, कानपुर का है ना ब्लू बर्ड, उसमें एकदम गए और बोल दिया कि सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता, तो वो कहेगा एक बात बताओ, सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन हम क्या हैं, स्वतंत्र राज्य हैं, हम क्या है, स्वतंत्र राज्य, यहाँ हमारा कानून चलता है। तो ये बात तो ठीक है कि हम भारतीय टेरिटरी में आते हैं, हम भारत के हिस्से हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो अंदर राइड लेंगे उसके पैसे नहीं देंगे, तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आपने देखा भी होगा कि आप बाहर तक, लॉन तक जाते हैं तो पैसे नहीं लगते, लेकिन आपको अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। वहीं अगर आप विजिटिंग के लिए जाएंगे तो आपसे कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक, बात समझ में आई। तो सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19 का 4 बोलता है कहीं भी, कहीं कभी भी घूम सकते हैं आप, सर्वत्र पूरे भारत में कहीं भी निर्बाध भ्रमण कीजिए। 5वां कहता है कि आप घूम ही लिए हैं तो बस भी जाइए कहीं ना कहीं, तो पूरे भारत में कहीं भी बस जाओ। ऐसी नौकरी लगती है लोगों की, पता चला पोस्टिंग हुई केरल, लास्ट में फाइनल पोस्टिंग केरल से, अगर रिटायर हुए तो केरल में ही घर बनवा लिया। या केरल का आदमी फाइनल यहाँ तक आते आते यूपी अगर वो 25-30 साल रह जाता है तो फिर वो यूपी रहने लग जाता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। या यूपी का कोई आदमी बिहार में रहा है पिछले 30-35 साल, तो वो 30-35 साल के बाद रिटायरमेंट लेके वहीं पे सेटल हो जाता है। तो ये क्या है, स्वतंत्र निवास की, कहीं भी बस सकते हैं, भारतीय गणराज्य में आप कहीं भी बस सकते हैं। कौन, भारतीय, ये इंडियंस के लिए है, भारतीय गणराज्य में इंडियंस कहीं भी बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब जब बस गए हैं तो व्यापार भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ खाने पीने के लिए भी लाना पड़ेगा। अब जब खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा तो व्यापार की स्वतंत्रता दी गई। संविधान निर्माताओं को पता चली कि भाई पहले तो इनको संघ बनाने की स्वतंत्रता दे दी, कम्युनिटी पूरी हो गई, अब ये कम्युनिटी बना के पूरे भारत भर में भ्रमण कर रहे हैं। अब जब भ्रमण करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बसेंगे भी, अब जब बसेंगे तो भाई खाएंगे क्या, खाने के लिए इनको स्वतंत्रता दे दी, किसकी दे दी, व्यापार की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 का 6 क्या कहता है, किसकी, व्यापार की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल नंबर 19 समझ में आया, इसका पूरा नाम है वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की, वाक का मतलब होता है बोलना, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है पर्सनैलिटी, अपने मन की बात, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19(1) क्या कहता है, एक बार फिर से दोहराएंगे, विचारों की अभिव्यक्ति, मतलब अपने विचारों को कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल नंबर 19(2) ये शांतिपूर्ण सम्मेलन की आपको परमिशन देता है। इस सम्मेलन में कहीं भी अस्त्र शस्त्र नहीं आने चाहिए, अगर आए तो फिर आप कानून के दायरे में आ जाएंगे। आर्टिकल नंबर 19 का 3 कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी पार्टी बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी मंच बना सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 19 का 4 कहता है कि जब कार्यक्रम कर ही लिया है तो आप घूमने भी जाएंगे, तो आर्टिकल 19(4) के तहत आप कहीं भी भारत भर में घूम सकते हैं। आर्टिकल 19(5) सर्वत्र निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी घूम सकते हैं, अगर घूमे हैं तो कहीं ना कहीं बसना पड़ेगा, तो आप कहीं भी बस सकते हैं। 19(6) कहता है आप बस गए हैं तो व्यापार भी करना पड़ेगा, तो आर्टिकल 19(6) के तहत आपको व्यापार की स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। आर्टिकल नंबर 19 समझ में आ गया पूरी बात, ठीक है, समझ में आ गया जी, आ गया, आगे बढ़ो। दोष सिद्धि में संरक्षण, आर्टिकल नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि का मतलब कि अगर आप किसी केस में फंस रहे हैं तो क्या है, दोष सिद्धि, मतलब जब तक आप पर दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक आप क्या नहीं माने जाएंगे, आप दोषी नहीं माने जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो जब तक आप पे क्या होना, पूछताछ के लिए पुलिस आपको ले जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे वो दोष सिद्ध कर देगी। लेकिन आज की सोसाइटी कैसी है, पुलिस एक बार पूछताछ के लिए ले गई, बस समाज में बन जाएगा कि उनका लड़का जेल चला गया, उनकी लड़की जेल चली गई, जेल थोड़ी गई है, पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है, कोई दिक्कत। तो दोष सिद्धि में संरक्षण की, दोष सिद्धि क्या, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक क्या नहीं होगा,
तब तक क्या दिक्कत नहीं होगी, तब तक आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ें। कोई समस्या? तो दोष सिद्धि में संरक्षण क्या है कि अगर कोई आदमी क्या है, जब तक उस पर दोष सिद्ध ना हो जाए, दोष सिद्ध ना हो जाए, तब तक उसे क्या नहीं डाला जा सकता, तब तक उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। अगर जेल में पुलिस ने डाल दिया तो इसके मौलिक अधिकार का हनन होगा, तुरंत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। कोई दिक्कत? दोष सिद्धि के जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जा सकता। दूसरी बात क्या है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको मजबूर होकर उसके कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराए जा सकते। पुलिस अगर कोई बयान रिकॉर्ड कराती भी है, पुलिस अगर कोई बयान रिकॉर्ड करा भी लेती है तो दोबारा उस बयान को कहाँ देना पड़ता है, कोर्ट में, कि कहीं इन्होंने ज़बरदस्ती तो नहीं कराई। और जब वो बयान कोर्ट में दे देता है तब मान लिया जाता है कि हाँ भाई अब बात सही है, अब ये क्या है, निर्वाध है। तो कोर्ट को हमेशा ऊपर रखा गया है। तो दोष सिद्धि में संरक्षण, क्या संरक्षण की उसको क्या बाध्य नहीं किया जा सकता, अपने खिलाफ गवाही देने के बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। दोष सिद्धि में संरक्षण क्या है, जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक क्या नहीं, उसको जेल में नहीं डाला जा सकता, उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अपने खिलाफ गवाही देने का मतलब कि ये बाध्य का मतलब जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि भाई कहो तुम्हें क्राइम किया, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उसको क्या बोलना पड़ेगा, अगर उसने किया है तो उसको बोलना पड़ेगा, खुद ही बोल देगा। 3rd डिग्री टॉर्चर होता है तो अच्छे बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। इसके बाद तीसरी बात इसी में आती है, क्या तीसरी बात इसी में क्या आती है कि एक सजा, एक किसके लिए, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा मिल सकती है। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि में संरक्षण, कि अगर किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है तब तो आप उस पर जेल में नहीं डाल सकते। दूसरा कि आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि भाई अभी ने क्राइम किया है, अगर उसने क्राइम किया है तो वो मानेगा और क्राइम नहीं किया है तो वो नहीं मानेगा। आर्टिकल नंबर 20 तीसरी बात कहता है कि एक अपराधी को एक ही सजा दी जा सकती है, कि एक क्राइम के लिए, एक अपराध के लिए एक अपराधी को एक ही सजा का प्रावधान है, एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा उसको क्या नहीं किया जा सकता, पूर्ववत सजाओं से ज़्यादा सजा नहीं मिल सकती, पूर्ववत सजाओं से ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती भाई? क्योंकि आपको पता है क्या है, ये एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय, मतलब ये जो भी लिख देते हैं वो कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। तो पूर्ववत यानी कि पुराने जो रीति रिवाज, पुराना जो कानून है, उस समय पर जो कानून है उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। ये नहीं कि अपना नया कानून बना दिया और सजा दे दी, ऐसा नहीं कर सकते। उस समय पर जो कानून है, पुराने कानून को देखा जाएगा, उनको सजा दी जाएगी उस समय के कानून पे, और उसके बाद अगर सरकार, सुप्रीम कोर्ट बदलना चाहे तो उसको बदल सकती है। जैसे एक दिल्ली में एक कांड हुआ था, निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड में कई सारे दोषी थे, एक उसमें 16 साल का भी था। जो उसमें 16 साल का था तो उस समय कानून था कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से नीचे है तो उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, उसको बाल सुधार गृह में डाला जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहते हुए भी उसको फांसी नहीं दे सकती थी। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी देती तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फांसी नहीं दे सकती थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको बाल सुधार गृह में डाला। और उस समय जो कानून था कि भाई अगर 18 से कम है और क्राइम किया है तो क्या करेगा, तो उसको बाल सुधार गृह में डाला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको सजा सुना दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून बनाया और उस कानून में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 16 साल की उम्र से
16 साल की उम्र से बड़ा है तो उसको क्या माना जाएगा, तो उसको अपराधी माना जाएगा और उसको पूरी सजा दी जाएगी। तो 18 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसने क्राइम किया है तो उसकी मिनिमम उम्र 16 साल ही मानी जाएगी। तो क्राइम के बाद समझे, तो ये जो क्राइम करने की सोच रहे हो तुम, क्या क्राइम करने की सोच रहे कि भाई बगल वाले लड़की भगा ले जाएंगे, हैं यही तो क्राइम करने की सोच रहे, केस हो जाएगा तुरंत, समझे। 16 साल के बाद क्या मान लिया जाता है आपको, अब बालिग मान लिया जाता है, किसके संबंध में, अपराधी के संबंध में। कोई दिक्कत। तो आर्टिकल नंबर 20 समझ में आया, आर्टिकल नंबर 20 पूरा समझ में आ गया। आर्टिकल नंबर 20 पूरा समझ में आ गया, कोई समस्या। आगे बढ़े। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि में संरक्षण। क्या कहता है, दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि का मतलब कि जब तक आप पर दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, तब तक आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि भाई आप अपने खिलाफ गवाही दें। अपने खिलाफ गवाही का मतलब कि आप कबूल करें कि आपने क्राइम किया। अगर आपने क्राइम किया है तो कबूल करें, नहीं किया है तो उसका डटकर विरोध करें। आप पे कोई जो है दबाव नहीं बना सकता। आर्टिकल नंबर 20 का तीसरा प्रावधान क्या है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दी जा सकती है, एक से ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा क्या चौथी बात क्या कही गई है इसमें कि पूर्ववत जो कानून चले आ रहे हैं, पहले से जो कानून चले आ रहे हैं, सजा केवल उन्हीं के बेसिस पे दी जाएगी। अगर नया कानून बनाना है तो उस समय उसको जो सजा दी जाएगी वो पुराने के हिसाब से, लेकिन जब आप सुना चुके होंगे तो उसके बाद आप नया कानून इम्पोज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 20 और 21 बहुत महत्वपूर्ण है। 21 क्या है, देखो भाई, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, इसको ही कहते हैं जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी हत्या स्वयं नहीं कर सकता, अपनी हत्या स्वयं नहीं कर सकता। तो जो अगर आदमी जो आत्महत्या करते भी हैं, मान लो अगर वो बच गए तो उन पे खुद पे केस हो जाता है। किसके तहत, 307 के तहत। क्या केस होता है कि भाई आपने अपनी हत्या करने का प्रयास किया है, वो कहता है कि भाई अपनी हत्या, अपनी जान है, तो सरकार कहती है ना, आप अपनी जान नहीं ले सकते, ना आपकी कोई जान ले सकता है, ना आप अपनी जान ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप बच गए, करते हुए पाए गए, तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है 307 के तहत, कम से कम 6 महीने की जेल। तो भाई सीधी सी बात है, जो लोग सोच रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अरे छोड़ो दुनियादारी। जब तुम्हारा संविधान, तुम्हारा भारत तुमसे मरने के लिए परमिशन नहीं दे रहा तो क्यों मरना चाहते हो। ठीक है, दुनिया देखो, दुनिया बहुत अच्छी है, कोई समस्या। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता समझ में आया। इसी में एक नई चीज जोड़ दी गई सन 2002 में, इसमें जोड़ दिया गया शिक्षा का अधिकार। क्या जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार। मतलब 6 से कितने साल से, 6 से 14 साल तक, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है। अगर उनके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, कोई स्कूल टाइम पे नहीं खोलता है या उनके घर वाले नहीं भेजते हैं, तो सीधे आप वो कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में कह सकते हैं कि माता पिता जो है वो हमको स्कूल नहीं भेजते या स्कूल समय पर नहीं खुलता। तो जो शिक्षा है वो आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन लोग ये नहीं समझते। लोग आज भी अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते। ठीक है, उसके रीज़न और भी हैं, लेकिन लोगों को क्या करना चाहिए, दुनियादारी से बाहर आके अपने लड़के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही है जो आगे तक आपको ले जा सकती है। अगर आपकी गरीबी को कोई गरीबी दूर कर सकता है तो वो केवल पढ़ाई है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, शिक्षा है। शिक्षा के अलावा 1% कोई चीज़ आपको अलग नहीं कर सकती। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो शिक्षा का अधिकार, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता समझ में आया। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता क्या कहता है कि आप क्या है, आपको जीने की आज़ादी, आप भारत में निर्बाध जी सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को क्या नहीं कर सकते, आप अपने आप को नहीं मार सकते, ना दूसरे को, ना अपने आप को। अपने आप को मारोगे और बच गए, अगर मर गए तो चलो कोई बात नहीं, तो भगवान देखेंगे, नर्क में कढ़ाई वगैरह तैयार है। लेकिन अगर बच गए तो क्या सरकार तुमको 6 महीने के लिए भीतर भेज देगी, कहेगी अच्छा मरने का शौक है, अब मरो 6 महीने भीतर मच्छर वाली जेल में। ठीक है, ऊपर से केस लग जाएगा, सालों साल लड़ना पड़ेगा, बात अलग है। आगे बढ़े। तो शिक्षा का अधिकार 21 का में जोड़ दिया गया सन 2002 में। 21 का के सन 2002 में 21 का में जोड़ दिया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। अगर उनके माता पिता या उनके गुरुजन शिक्षा पढ़ाने में दिक्कत करते हैं, मतलब अगर स्कूल समय से नहीं खुलता है, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उनके माता पिता अगर नहीं भेजते हैं, कहाँ नहीं भेजते हैं भाई, स्कूल समय से नहीं भेजते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके शिक्षा का अधिकार का हनन है। लेकिन आजकल देखा क्या है भाई कि जो कुछ टीचर हैं, ऑनलाइन नहीं बता रहा हूँ,
कुछ टीचर हैं स्कूल लेवल पे, वो केवल कोचिंगबाजी करते हैं, उन्हें स्कूल में पढ़ाना ही नहीं है। जब स्कूल में नहीं पढ़ाना है तो तुम करने क्या आए हो? जब तुम स्कूल में नहीं 60-70 बच्चों को पढ़ा सकते तुम कोचिंग में क्या पढ़ाओगे? तो भाई सीधी सी बात है, जो स्कूल में अच्छा पढ़ाएगा उसी से कोचिंग जाएंगे, नहीं पढ़ाएगा हटाओ, तुमसे नहीं जाएंगे, बात खत्म। और हम कोचिंग जाएंगे ही क्यों? अगर ये सारे टीचर स्कूल में ढंग से पढ़ाते तो क्या हम लोगों को कभी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती? अगर स्कूल में 9th हाई स्कूल में ये बातें अगर ढंग से पढ़ी होती या पढ़ाई गई होती तो क्या हम ये सामने खड़े होकर तुम्हें एनडीए के लिए ज्ञान दे रहे होते? नहीं दे रहे होते। हम भी भाई सीधी सी बात है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारा स्कूल, हमारा मैनेजमेंट या हम खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम खुद नहीं पढ़ना चाहते। 9th हाई स्कूल में हमको पॉलिटी इतनी बोरिंग लगती है, हिस्ट्री इतनी बोरिंग लगती है, ज्योग्राफी बोरिंग लगती है। आगे चल के जैसे ही एनडीए करना है और जैसे ही देखा सिलेबस सब खत्म हो गया, क्या साइंस तो भाई पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी, बायो से थे तो बायो भी पढ़ी थी, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ी थी। ठीक है, जैसे ही जीएस खोली काम खत्म। क्यों? क्योंकि 9th हाई स्कूल में पढ़ाई गई थी तो 2 साल पुरानी हो चुकी थी, 1 साल तुमने यहाँ लगा दिया तैयारी करते करते, 3 साल हो गए, 3 साल पहले की बात तुम भूल जाते हो। तो बात समझ में आई? तो मन से अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम नहीं भूलोगे। जैसे मुझे नहीं भूले, हमें याद है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो भूल जाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी भूलते हैं। तो मन से जो पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ें। पुराण या दैहिक स्वतंत्रता समझ में आया? आगे आर्टिकल 22 कहता है बंदीकरण का संरक्षण। बंदीकरण का संरक्षण, बंदी बनाना। ठीक है, क्यों? मैं बंदा अच्छा नहीं लगता? नहीं, पुराने ज़माने में मैं तुम्हें बंदी बनाने आया हूँ, क्यों? मैं तुम्हें बंदा अच्छा नहीं लगता? ठीक है, तो ऐसे मीम वगैरह वायरल होते रहते हैं। तो बंदीकरण का संरक्षण मतलब कोई भी सरकार, मतलब कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट या सरकार आपको बिना कारण बताए बंदी नहीं बना सकती। सही बात है। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, पूछताछ करने भी आती है, तो पहले आपको कारण बताती है, पहले आपको वारंट दिखाती है कि भाई हम आपसे पूछताछ की परमिशन लेके आए हैं, किससे? कोर्ट से लेके आए हैं, या हम आपको बंदी बनाने आए हैं, गिरफ्तार करने आए हैं, या इसका दूसरा नाम है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, कि भाई हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं तो भी उसको वारंट दिखाना पड़ेगा, कारण दिखाना पड़ेगा। किसको? भाई सरकार को, कि या पुलिस वालों को, या कोई और अगर सीबीआई वगैरह आई है तो उसको पहले कारण दिखाना पड़ता है। बिना कारण के कोई व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही उठा के नहीं ले जा सकते, पुलिस वाले भी ऐसे ही नहीं उठाते, और ऐसे ही अगर उठा लिया तो उनको भी उठा लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति हैं। ये डीआईजी और आईजी से इस तरीके से बात करते हैं, जाओ खड़े हो जाओ। ठीक है, डीआईजी आईजी बहुत बड़ी रैंक होती है भाई। आईपीएस एसपी बहुत बड़ी रैंक होती है। आईपीएस ऑफिसर एसपी जो बनता है वो बहुत बड़ी रैंक होती है, लेकिन उसके सामने जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज होते हैं इस तरीके से झड़े आते हैं। उनको आप वीडियो देखे होंगे, पटना हाई कोर्ट वगैरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। सीधे ऐसे बोलते हैं कि तुम हो कौन मेरे सामने, तुमको यहाँ खड़ा नहीं होना था। एक आईएएस साहब थे, आईएएस ऑफिसर थे, तो उनको बोल रहे थे पटना हाई कोर्ट के जज कि तुमको मेरे सामने खड़े होने की तमीज़ नहीं है, तुमको आईएएस किसने बनाया। अब आप समझ जाओ कि किस तरीके से वो लोग बोलते हैं। जब भी आप कभी सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात करो तो आपको लगेगा कि ये सबसे बदतमीज आदमी यही है, इसको कुछ नहीं पता, ये समाज में नहीं घुमा है। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, वो दुनिया की नॉलेज रखता है, वो जानता है कि तुम जितने पानी भर के आए हो इतने पानी का तुम रोज़ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का वकील एक अलग ही लेवल में रहता है। जज से ज़्यादा खतरनाक तो सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है, एकदम अलग लेवल में। उससे तुम 2 मिनट बात कर लो, एकदम मज़ा आ जाएगा। एकदम ये लगेगा कि भाई यही है, भगवान है। और अगर बात नहीं करोगे तुम्हें ये लगेगा बहुत खड़ूस आदमी है, ये किसी की इज्जत नहीं करता है, क्या बनेगा। ये डीएम साहब को इस तरीके से बोल रहा है जैसे तुम क्या बोल रहा है। ठीक है, और जज की तो पावर अपनी अलग है। आगे बढ़े तो बिना कारण, बिना वारंट दिखाए कोई भी पुलिस, कोई भी विभाग आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपको बंदी नहीं बना सकता। इसके अलावा अगर उसने बंदी बना लिया है, आपने कही कि भाई हमें कानूनी सहायता चाहिए, तो वो आपको कानूनी सहायता के लिए खुद फ्री है कि आप किसी से भी कानूनी सहायता ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, हमारे नीति निर्देशक तक तो जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि राज्य कोशिश करेगा कि सभी व्यक्तियों को क्या किया जाए, निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। लेकिन राज्य के लिए ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, राज्य का ये मौलिक अधिकार नहीं है कि वो आपको दे ही दे ना, कोई दिक्कत नहीं। राज्य अगर नहीं देगा तो आप अपना प्राइवेट वकील करिए। तो आप राज्य पे केस नहीं कर सकते कि भाई इन्होंने हमें वकील नहीं दिया ना। राज्य तो कहेगा हमने छूट तो दी थी जो है, अब वकील देने के पैसे थोड़ी है राज्य के पास इतने कि हम तुम्हें वकील दें और तुम्हारे जैसे लाखों केस हैं उन्हें भी वकील दें, तो हम तो इसी के हुए। तो वो आपको छूट देगा। क्या राज्य आपको छूट देता है कानूनी सहायता प्राप्त करने की? भाई आप कानूनी सहायता प्राप्त करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील को लाइए, आप भारत के किसी महान्यायवादी को उठा के लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करेंगे,
क्या करेंगे, हम आपको बिल्कुल छूट देते हैं, आप किसी को भी लेके आइए, कानूनी सहायता के लिए छूट देते हैं। इसके अलावा बंदीकरण के संरक्षण में तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो पहले उसे स्टेशन में ले जाया जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ पे लाना होता है, उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ पे लाना पड़ता है, कोर्ट में। वर्किंग 24 घंटे, ऐसे 24 घंटे नहीं, वर्किंग 24 घंटे। तो ये वर्किंग 24 घंटे लगभग 2-3 दिन में हो जाते हैं, तो 2-3 दिन तक की छूट मिल जाती है। जैसे पहले दिन पकड़ा, मान लो शाम को 5 बजे पकड़ा पुलिस ने, तब तक तो कोर्ट बंद हो जाता है, 6-7 बजे तक कोर्ट बंद हो गया। तो अब वो 24 घंटे के अंदर कहाँ, अगले दिन मान लो संडे पड़ गया, शनिवार को पकड़ा था, संडे पड़ गया, अब वो जाएगा मंडे को। तो हमेशा पुलिस शाम के टाइम पकड़ती है, क्योंकि वो जानती है कि रगड़ना कहाँ है। 24 घंटे के अंदर ले जाएंगे, जैसे साथ तो तुम कहोगे कि हमें पेला है खूब, उठा के पटका है, तो ऐसा तो नहीं होता, 2-3 दिन में तुमको देख लेंगे। तो 2-3 दिन तक की छूट होती है, ठीक है। इसके बाद पुलिस वाले ये भी कह देते हैं क्या कि भाई रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो ये सब चीज़ें लगभग 2-3 दिन तक छूट होती है। जबकि रियल बात क्या है कि 24 वर्किंग घंटे में, वर्किंग आवर्स में आपको 24 घंटे के अंदर कहाँ पे पहुँचना पड़ता है, कहाँ पे, कोर्ट के सामने आपको सरेंडर करना पड़ता है, कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है, और पूरी बात कोर्ट को बताई जाती है कि भाई इन्हें हमने यहाँ से उठाया है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो इस तरीके से जो है हमारा किसका स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया। अब इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये आपके आपातकाल के समय अगर इमरजेंसी भी लग जाए तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी खत्म नहीं किए जा सकते। क्यों खत्म नहीं किए जा सकते? आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि में संरक्षण। अगर भाई आर्टिकल 20 तुम खत्म कर दोगे, ध्यान से देखना, तो क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को उठा के पुलिस ले जाएगी, और चूंकि क्या लगा है, आपातकाल लगा है, तो सब कुछ बंद रहेगा, केवल राज्यसभा काम करेगी या राष्ट्रपति काम करेगा। तो जब सब ये हो जाएगा तो ये रोलेट एक्ट नहीं बन जाएगा, ये भारत में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर देगा, लोगों के बीच विरोध नहीं उत्पन्न कर देगा। इस वजह से दोष सिद्धि के संरक्षण के अधिकार को आप ये जो है आपातकाल में भी खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको मोस्ट पावरफुल अधिकार, 2 मोस्ट पावरफुल अधिकार हैं 20 और 21। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को कहा जाता है, जो संविधान है इसमें अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई है तो वो आर्टिकल 20 और 21 है, क्योंकि इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि में संरक्षण, आर्टिकल 21 कहता है प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। आप किसी के प्राण नहीं ले सकते आपातकाल में, कि आपातकाल चल रहा है, किसी को गोली मार दी, आपातकाल चल रहा है, शिक्षा बंद कर दी, ऐसा नहीं कर सकते आप। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।